सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपना पूरा जो इंट्रो सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो ऑलमोस्ट देख लिया था और ये समझ लिया था कि पूरा अपना जो पार्ट 1 है उसका सिग्निफिकेंस कैसा है और वो उसका जो असेंबलिंग है या फिर जो चैप्टर्स के अरेंजमेंट है वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं और चार्जेस को स्टडी करने के अलग अलग डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर कि हमको एब्सोल्युटली चार्ज को कैसे देखना है रेस्ट में। एक चीज तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते समय एक बात का ध्यान रहे कि हम लोग तभी पढ़ेंगे जब पूरा अपना चार्ज कैसा होगा, एब्सोल्युटली रेस्ट में होगा। रेस्ट का सिंपली मतलब ये होगा कि इस पे कुछ चीजों को हम इग्नोर करेंगे। खैर वो समय के साथ साथ हम देख लेंगे, बट उसके पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है या रियल लाइफ में ऐसा क्या एप्लीकेशन होता है। तो एक डिवाइस है, एक्चुअली डिवाइस दो तीन ऐसे हैं जो अपने को बस पता होनी चाहिए कि हाँ ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अपने सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा समझना चाहते हैं और इसके फील्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये भी पता रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म पे कौन सा ऐसा डिवाइस है जो काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला अपने पास एक दो डिवाइस है, जिनमें से एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। बेसिकली ये पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। इट्स अ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस और इसका कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर इसके वर्किंग मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं फोटो कॉपी मशीन। फोटो कॉपी मशीन ये भी कुछ हद तक इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है। तो अगेन इसकी वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और अपने सब्जेक्ट या अपने इस स्टेज के सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशनल और एक वर्किंग मैकेनिज्म हम लोग ऐसे किसी पेज पे दिखा नहीं सकते, तो इसका मेरा वर्किंग मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो आप आराम से यूट्यूब पर देखिए। बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जो काम करते हैं। और कुछ ऐसे प्रिंटर्स भी होते हैं जो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक और है जो अपने डेली लाइफ पे तो नहीं है लेकिन काम इसी प्रिंसिपल पे करता है और उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना भी पड़ेगा। उसको बोलते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। नेक्स्ट, तो अगर पूरी की पूरी स्टडी चार्ज की ही होनी है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपना चार्ज होता क्या है। तो जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया कि चार्ज किसी मैटर का अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ इसकी सिग्निफिकेंस जरूर देख सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंस देख सकते हैं या यूं कहें कि इसके हम लोग इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके इफेक्ट्स को स्टडी करा जा सकता है। तो लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जैसा मैंने बताया कि इसका अगर किसी चीज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है तो उसका सिग्निफिकेंस या उसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो चार्ज की पहली क्वालिटी तो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट्स अ कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी। वो आपको शायद अच्छे से पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर +3 कूलॉम चार्ज लिखा हुआ है तो +3 कूलॉम चार्ज का मतलब कोई 45 डिग्री, कोई 30 डिग्री, कोई इसके साथ डायरेक्शन का एसोसिएट नहीं होता है। दैट मीन्स कि इसके लिए डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। +3 कूलॉम चार्ज, दैट्स अ कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज अ एडिटिव, चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी चार्ज के एडिटिव होने का क्या मतलब है। मान एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, सपोज कीजिए कि एक कोई सिस्टम है जो हमने इसे बिल्डअप किया हुआ है। एक सिस्टम है जो हमने बिल्डअप किया है। इस सिस्टम में बहुत ढेर सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट, जो बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं। तो अगर इस सिस्टम पे आप जानना चाहते हैं कि नेट चार्ज कितना है, यानी अगर टोटल चार्ज सिस्टम पे जानना चाहते हैं तो दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस है सबको ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम पे बहुत ढेर सारे चार्ज है तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज algebraic sum of individual charge। algebraic sum, mark the word,
अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि चार्ज जो है वो असल में स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं होता। आप समझिए कि अगर स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन के साथ मतलब होता तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर 3 कूलम का चार्ज इधर है और 4 कूलम का चार्ज इधर है तो रिजल्टेंट कहीं इधर आता, कुछ 5 कूलम जैसा, जबकि ऐसा होगा नहीं। ऐसा ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली गलत होगा। हमारे लिए सिंपल सा मतलब क्या है, हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, इसमें 3 कूलम चार्ज और 4 कूलम चार्ज कैसे भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरह से हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, 3 + 4 दैट इज 7 कूलम, एज सिंपल एज दैट। ये वही चीज लिखा हुआ है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अलजेब्रिक सम में एक बात का ध्यान रखते हैं कि साइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसी सिस्टम में अपने पास एक चार्ज होता -3 और दूसरा चार्ज होता +4, तो हम लोग इसका नेट सम लिखते -3 + 4 दैट इज +1 कूलम। दैट्स द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम। यानी ये वेक्टर के लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, सिंपल अलजेब्रिक समेशन को फॉलो करता है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक जो प्रूफ होता है वो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। इस वाले टॉपिक में हमें ये बात कंप्लीटली समझ में आ जाएगी कि चार्ज जो है वो कंप्लीटली एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरा, सॉरी इट्स अ थर्ड, कि चार्ज जो होते हैं बेसिकली ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट्स चेंज द कलर। तो चार्ज जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। तो एक हम लोगों ने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या मतलब होता है इसका। कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली क्या होता है, ये आप समझिए कि ये न्यूट्रल बॉडी है। दिस इज अ कंप्लीटली न्यूट्रल बॉडी। अब इस न्यूट्रल बॉडी से कुछ ऐसा हो जाए कि इस पे बाहर से कुछ चार्ज यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाए, तो इस पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। और ऐसे कंडीशंस पे हम इसको बोलते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब यही है कि इस पर बाहर से कहीं से चार्ज ट्रांसफर होकर के इस सरफेस पर आया है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, फिर से वापस वही बात, जब इमेजिन कीजिए कि इस पे एक -3 3 टाइम्स और +3 चार्ज है टोटल, और कोई एक नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हम लोग इस सरफेस से बाहर निकाल देते हैं, तो इस सरफेस पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा चार्ज का वो होगा प्लस का, और हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो बेसिकली अभी तक हमने ये समझा कि चार्ज ट्रांसफर नेचर का होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इट मीन्स। दूसरा यानी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज कंजर्वेशन के लॉ को मानता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये हमेशा सही नहीं है, चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हो तो ही। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सिस्टम डिजाइन करें कुछ इस तरह से, और ये सिस्टम आपका कैसा हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि चार्ज ना अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर जा सकता है। तो इस सिस्टम पे जो नेट चार्ज ट्रांसफर होगा दैट इज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 0। बट इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है, कैसे देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ए बी सी 3 चार्ज पॉइंट है और इसके पास +3 कूलम, यहाँ पर +4 कूलम और यहाँ पर -1 कूलम, इतना चार्ज। तो अपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि ए के पास हो गया 4 कूलम और बी के पास हो गया 2 कूलम, तो सी के पास कितना होगा बस ये चेक करते हैं। तो किसी भी हाल में जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो
फिक्स्ड रहेगा, यानी जितना पहले था उतना अभी भी होगा। यानी चार्जेस टोटली कंप्लीटली क्या रहेंगे, कंजर्व नेचर के रहेंगे। यानी अभी इस सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज है, 3 + 4 + -1 दैट इज 7 - 1 6 कूलॉम। यानी अभी भी इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 6 कूलॉम। तो इस सी को इस तरह से मैनेज किया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा चार्ज लगा गया कि टोटल चार्ज अभी भी कितना रहे, 6 रहे। दैट इज टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 4 + 2 + सम अननोन इक्वल्स टू 6। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक बात। ये डेटा ऐसा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, अदरवाइज आप इमेजिन कीजिए कि सेम यही सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन होता है। इसको हम लोग थोड़ा अलग से बना लेते हैं और ए पे चार्ज रख देते हैं 1 कूलॉम और बी पर चार्ज रख लेते हैं 3 कूलॉम। तो सी पर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फिर से वही बात कि 1 + 3 + अननोन इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज यहाँ पर है वही अभी भी होना चाहिए, 6। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, जस्ट अ सेकंड, x इक्वल्स टू हो गया 6 - 4 दैट इज 2 कूलॉम। दिस इज व्हाट आई मीन। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड, तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, 0। लेकिन इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफर होगा भी तो इस तरह से रहेगा कि सिस्टम पे जितना पहले चार्ज है उतना अभी भी रहे, कोई इससे खास फर्क ना आए। इसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी जो बहुत ही काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चार्जेस को बोला जाता है कि क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कीजिए या कोई भी मैटर इमेजिन कीजिए, तो नॉर्मली उस मैटर में चार्जेस जो अवेल हो सकते हैं वो या +e में हो सकते हैं, -e में हो सकते हैं, +2e में या -2e में, इस तरह से हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जब भी होंगे तो हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्मेट ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, जैसा हमने बताया था कि हमारे लिए स्मॉलेस्ट चार्ज कितना है, e दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक बात। तो हमेशा जो n होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, दैट इज n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो, -1 हो सकता है या +1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कभी भी ऐसे 1.5 या √3 इस तरह की कोई वैल्यू वो एग्जिबिट नहीं कर सकता है। यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होंगे तो हमेशा इस लॉ को फॉलो करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। और इसमें n की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, और E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, जो कि एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है। तो समझने वाली बात यही रही कि चार्जेस कभी भी ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज होंगे, ये फॉलो करते हुए। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन जो समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। इट्स ओके, एकदम इजी सा क्वेश्चन है बट समझने वाला है। तो जैसा हम समझते हैं कि Q इक्वल्स टू कितना है, N × E, और अपने पास Q कितना दे दिया है, 1 कूलॉम, और E की वैल्यू हम जो यूज करेंगे वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो वैल्यूज रख लेते हैं, 1 इक्वल्स टू N × 1.6 × 10⁻⁻19, that is N equals to 1 divided by 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6, या अप्रॉक्स इसकी वैल्यू जो होगी वो 6.25 × 10⁻18 के आसपास आ जाएगी। दैट मीन्स एक कूलॉम चार्ज में इतने नंबर ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो प्रोटॉन हो सकते हैं, बिकॉज दोनों के चार्जेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो कोई खास फर्क उसमें पड़ता नहीं। ये एक जनरल सी बात है जो अपने को समझनी चाहिए। पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। ये एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जो हमें देखना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, दैट इज Q इक्वल्स टू N × E। ठीक बात। बट अपने को n नहीं पता है कि n क्या चीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि n हमेशा नंबर ऑफ
पार्टिकल्स से ही काउंट होंगे या नंबर ऑफ टोटल जो उसमें पार्टिकल होगा वही काउंट होगा। इट्स ओके। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका जो होता है वो मोल से लिंक करता है, मोल से। तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, और ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये हो जाएगा वेट जो कि दिया हुआ है 250, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना हो जाएगा H2O। ओके, तो H2O दैट मीन्स 2 + 16 यानी 18 के आसपास, ठीक लगभग 18 आएगा। तो ये हो गया 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 13.8 हुआ, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गया 13.8। अब इसको लिंक करते हैं अवोगाड्रो नंबर से। तो जो अवोगाड्रो नंबर यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू number of particle divided by Avogadro number, that is 13.8 equals to n divided by 6.023 into 10 to power 23। एक्चुअली ये अवोगाड्रो नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 83.65 into 10 to power 23 दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये n की जो अप्रॉक्स वैल्यू है, हमने इसको n के लिए सॉल्व किया है इस इक्वेशन से, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपने पास n मिल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज। इट्स ओके, दैट इज q इक्वल्स टू n इंटू ई। तो n हो गया 18.65 into 10 to power 23 into charge on one particle, that is 1.6 into 10 to power minus 19। इसको सॉल्व करने पर ये लगभग 134 into 10 to power 4 I think, yes, this much amount of charge exist on this body। इस तरह सॉल्व करते हैं, यानी बेसिक प्रोसीजर यही होगा कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स को लिंक करेंगे अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर से हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा, चार्ज पार्टिकल मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा, और फिर उस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को सिंपली आप ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। यानी एक प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना होगा। जस्ट अ सेकंड, पहली बात ये वाला स्टेप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट हर स्टेप में कॉमन होगा कि पहले मोल कैलकुलेट करेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से, और इसको लिंक करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ से हमें ये n मिल जाएगा, और इस n को e से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही अपना रिक्वायरमेंट है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है वो ये है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज 2.5 एम्पियर। लेट्स चेंज द कलर। तो जो करंट है वो है 2.5 एम्पियर, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 मिनट। ओके, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो एक चीज हम सबको पता होना चाहिए, जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है टोटल चार्ज बाय टाइम। इसका मतलब है कि Q इक्वल्स टू कितना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी। एक बार ध्यान से देखिए, अपने पास करंट भी है, दैट इज I भी है और T भी है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2.5 इंटू 60, दैट इज इट विल बी 150 कूलम।
तो ठीक है, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर ही पूछा हुआ है, हम इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अभी। एक सेकेंड। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगेन द सेम थिंग, Q equals to N into E, that is चार्ज हो गया 150 इक्वल्स टू N पता नहीं है, और E हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, यानी कहने का मतलब ये हो गया N इक्वल्स टू कितना, 150 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 9.3 इंटू 10 टू पावर 20 के आसपास है। दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू द सिस्टम। एक चीज, दूसरा एक जो लास्ट अपने पास होता है वो ये होता है कि चार्जेस जो होते हैं क्वांटाइज तो होते हैं, लेकिन क्वांटाइज होने के साथ साथ उनकी एक दिक्कत ये है कि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड नहीं रहते हैं। लॉजिक एकदम सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप ई के साइज को देखें, हम फॉर्मूला यही यूज कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू एन ई। अब जो एलिमेंट्री चार्ज है उस पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम का चार्ज है, पक्की बात। अब आप सपोज करिए कोई एक ऐसा चार्ज लीजिए, यानी अगर आप n इक्वल्स टू देखें एक बार तो Q बाई ई, अगर आप ऐसा कोई चार्ज लीजिए जो बहुत हैवी हो तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, और ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इतना हैवी और इतना इरेलेवेंट आएगा कि हम इसको ऑलमोस्ट इग्नोर करके चलते हैं। दैट मीन्स चूंकि इनके डायमेंशंस यानी जो टोटल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के डिस्पैरिटी की वजह से हम लोग जब भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन को वैलिड नहीं रख सकते। दैट मीन्स सिंपल सा इसका लॉजिक ये देंगे कि कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ large magnitude of charge, quantization is not valid at macroscopic level. Okay, so this was all about and thank you for watching. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला जो देखेंगे वो देखेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा हो सकता है। एक्चुअली चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। बेसिकली कुलॉम्स लॉ पढ़ते समय हम लोग समझ लेंगे कि जब चार्जेस को रखा जाता है आमने सामने तो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनमें क्या पॉसिबिलिटी होती है इंटरेक्शन की या रिपल्सन की। बट अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि अपने पास चार्जेस की यही प्रॉपर्टी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप मूविंग अहेड।